सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और राष्ट्रीय गौरव, वीरता तथा आतिथ्य के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने में जनजातियों के प्रयासों को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाता है। यह तिथि जनजातीय गौरव श्रेष्ठ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। कई वर्षों से हमारी भारत भूमि में विस्तृत विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठन जनजातीय गौरव दिवस मनाते रहे हैं। इन संगठनों ने लगातार सरकारों से इसे आधिकारिक मान्यता देने की अपील भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय और गैर जनजातीय समुदायों के लाखों भारतीयों के मन में व्याप्त भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021 के उत्तरार्ध में इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आधिकारिक मान्यता प्रदान करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में नामित करने के पीछे एक गहरा उद्देश्य है। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के वीरतापूर्ण संघर्ष को हमारी सामूहिक स्मृति में समावेशित करना एक अनिवार्य कार्य है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आने वाली पीढ़ियां हमारे राष्ट्र के लिए किए गए इन अदम्य बलिदानों से भली भांति परिचित हों। यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह आयोजन स्मरण और कृतज्ञता ज्ञापन का कार्य जनजातीय पहचान की सीमाओं से परे है। यह प्रत्येक भारतीय द्वारा अंगीकृत किया गया उत्सव है, क्योंकि हमारे जनजातीय बंधु हमारे समाज की साझी विरासत का एक अभिन्न अंग है। हमारे पौराणिक देव देवताओं का जनजातीय समाज के साथ संबंध किसी से छिपा नहीं है। भगवान राम की माता कौशल्या कश्यप गोत्र से संबंधित थी, जो कांवड़ जनजाति का गोत्र है, और आज भी कांवड़ समुदाय के लोग कौशल्या को बेटी के रूप में पूजते हैं। भगवान राम को जनजाति समाज का भनेज यानी भांजा माना जाता है। छत्तीसगढ़ तब कौशल कहलाता था और माँ कौशल्या कौशल प्रांत के राजा की बेटी थी। राम का रंग सांवला था, जबकि उनके पिता राजा दशरथ गोरे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि राम की माता भी सांवले रंग की थी। हमारे आराध्य राम और कृष्ण जनजातीय समाज के साथ न केवल सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं, बल्कि रक्त से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बिरसा मुंडा की जयंती के साथ इसके संरेखन से इस तिथि का महत्व और बढ़ जाता है, जो हमारे विशाल राष्ट्र में जनजातीय समुदायों द्वारा देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ और वे छोटा नागपुर पठार की मुंडा जनजाति से संबंधित थे। वह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, एक धार्मिक नेता और लोक नायक भी थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक झारखंड और बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में भारतीय जनजातीय धार्मिक सहस्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया। जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जनजातियों को जमींदारों से मजदूरों में पदोन्नत कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप बिरसा ने जनजातियों के मुद्दों को उठाया। बिरसा मुंडा ने जनजातियों को मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण से बचाने के लिए भी हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय के सहज रूप में एक नया पंथ बिरसायत बनाया, जिसके अनुसार उन्होंने ईश्वर में विश्वास का प्रचार किया और लोगों से अपने पुराने धार्मिक विश्वासों पर लौटने का आग्रह भी किया। लोगों ने उन्हें प्रभावी धार्मिक उपासक, चमत्कारी कार्यकर्ता और एक उपदेशक के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया। उरांव और मुंडा के लोग बिरसा के प्रति आश्वस्त हो गए और कई लोगों ने उन्हें पृथ्वी का पिता भी कहना शुरू कर दिया। उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में एक नए दृष्टिकोण का प्रवेश कराया। बिरसा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपी गई सामंती राज्य व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान या विद्रोह, मुंडा विद्रोह के रूप में जाना गया। उन्होंने जनता को जागृत किया और अंग्रेजों के साथ साथ उनके सहयोगी जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह के बीज बोए। जनजातियों के खिलाफ शोषण और भेदभाव के खिलाफ उनके संघर्ष के कारण सन 1908 में छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम पारित हुआ, जिसने जनजातियों से गैर जनजातियों को भूमि देने पर प्रतिबंध लगाया दिया। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कुछ महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करना भी प्रासंगिक होगा, जिन्होंने औपनिवेशिक और मार्क्सवादी इतिहासकारों ने विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद के युग में मान्यता नहीं दी। सच्चाई यह है कि देश के हर हिस्से से जनजातीय योद्धाओं ने स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष में भाग लिया। हालांकि हम उन सभी के बारे में काफ़ी हद तक अनजान बने रहे।
18वीं सदी के बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में जनजातीय नेताओं और उनके समुदायों के द्वारा किए गए इन संघर्षों में से कुछ महत्वपूर्ण ये हैं। हम अगर पहला नाम दें तो तिलका मांझी को दे सकते हैं, जो 1785 में मांझी विद्रोह के लिए जाने जाते हैं। अपने लोगों और भूमि की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित तिलका ने जनजातियों को धनुष और तीर के उपयोग में प्रशिक्षित एक सेना के रूप में संगठित किया। 1770 में संथाल क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। इसके साथ ही संथाल हूल यानी संथालों का विद्रोह शुरू हुआ। उन्होंने अंग्रेजों और उनके चापलूस सहयोगियों पर हमला किया और 1771 से 1784 तक तिलका ने औपनिवेशिक अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। हम कोमाराम भीम को भी देखते हैं, जो तेलंगाना में 1900 से 1940 के बीच में अपना कार्य करते नजर आते हैं। कोमाराम भीम गोंड जनजाति के थे और हैदराबाद राज्य के निवासी थे। उन्होंने अंग्रेजों के साथ साथ कुख्यात रजाकारों के अत्याचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। रजाकार हैदराबाद के निजाम द्वारा चलाया जाने वाला एक दुष्ट हिंदू विरोधी आतंकवाद था। जब वह केवल 15 वर्ष के थे तब भीम की मां की मृत्यु हो गई थी। इससे 1 साल पहले उनके पिता चिन्नू को रजाकारों ने विरोध करने पर बेरहमी से मार डाला था। भीम ने रजाकारों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया और हैदराबाद के निजाम को अंग्रेजों द्वारा गोंड जनजाति को वन क्षेत्रों से विस्थापित करने का समर्थन दिया गया था, ताकि वे सभी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सके। अंग्रेजों ने 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया था, जिससे गोंड जैसे समुदायों के लिए अपने मवेशियों को चराने, अपनी फसलों की खेती करने और जलाऊ लकड़ी खोजने के लिए जमीन ढूंढना मुश्किल हो गया था। 1855 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसे राज्य की संपत्ति घोषित किए जाने के बाद ये समुदाय सागौन का अपना अधिकार पहले ही खो चुके थे। इसके अलावा उन्हें बंधुआ मजदूर बनने के लिए भी मजबूर किया गया था। यह सब शुरू तब से हुआ जब भीम और उसके भाई ने रजाकारों में से एक को मार डाला, क्योंकि वे जनजातियों की उंगलियां काट रहे थे। निजाम की सेनाओं ने उनका शिकार करना शुरू किया। भीम पहले चंदरपुर, जो वर्तमान का महाराष्ट्र है, भाग गए और फिर वहां से वह पुणे चले गए। भीम कुछ समय बाद निजाम के खिलाफ एक विद्रोह आयोजित करने के लिए वापस आए और सन 1937 से 1940 तक उनकी लड़ाई जारी रही। 1940 में निजाम की सेना और गोंड क्रांतिकारियों के बीच की एक लड़ाई में वह मारे गए। बुद्धू भगत, जो झारखंड में 1832 के लारका विद्रोह में जाने जाते हैं, शहीद वीर बुद्धू भगत ने न केवल छोटा नागपुर क्षेत्र को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया, बल्कि लोगों को एकजुट किया और ब्रिटिश अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए गुरिल्ला युद्ध में उनका नेतृत्व किया। तिरोत गाओ, जो मेघालय में थे और 1833 का खासी विद्रोह के लिए जाने गए। तिरोट सिंह, जिसे यू तिरोट सिंह सीएम के नाम से भी जाना जाता है, 19वीं सदी की शुरुआत में खासी प्रमुख थे। उन्होंने सिमली कबीले से अपना वंश बढ़ाया और युद्ध की घोषणा की और खासी पहाड़ियों पर नियंत्रण पाने के प्रयासों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एंग्लो और खासी युद्ध में खासी ने गुरिल्ला गतिविधि का सहारा लिया, जो लगभग 4 वर्षों तक चला। अंततः जनवरी 1833 में तिरोत सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन्हें ढाका निर्वसित कर दिया गया। 5वां विद्रोह तेलंगा खरिया विद्रोह है, जो 1850 से 1880 में देखा गया। खरिया जनजाति से संबंधित तेलंगा खरिया ने छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश अत्याचारों और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जनजातियों को प्रोत्साहित किया। उनके नेतृत्व में 13 जूरी पंचायतों का गठन किया गया और उन्होंने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित लगभग 1500 लोगों की एक सेना भी बनाई। सिद्धू और कान्हू का विद्रोह, जिसे हम 1855 से 57 में संथाल या हूल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। 1855 में संथाल भाई सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में भगनाडीही गांव में एकत्र हुए लोगों ने खुद को औपनिवेशिक शासन से मुक्त घोषित किया। शुरुआत में इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पंगु हो गया था और कई देसी एजेंट मारे गए थे। नीलांबर और पीतांबर का झारखंड विद्रोह, जो 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किया गया था। अक्टूबर 1857 में लातेहार जिले के भाइयों नीलांबर और पीतांबर ने क्षेत्र में ब्रिटिश एजेंटों के खिलाफ हमले में लगभग 500 जनजातियों का नेतृत्व किया।
पलामू किले पर विद्रोही जनजातियों का कब्जा हो गया। बाद में मजबूत ब्रिटिश सेना ने विद्रोह को दबा दिया, भाइयों को गिरफ्तार किया और उन्हें लेस्लीगंज में फांसी दे दी गई। कोया विद्रोह 1862 और 1922-24 में हुआ। यह विद्रोह मुत्तादारों यानी जमींदारों के खिलाफ शुरू हुआ था। सन 1862 में औपनिवेशिक शासकों ने जनजातियों को ताड़ी के पेड़ों से वंचित कर दिया था। यह उनके पारंपरिक अधिकार थे। इस क्षेत्र के व्यापारियों ने स्थिति का फायदा उठाया और जनजातियों को ऋण देकर उनकी उपज और मवेशियों को जब्त कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1879 में थम्मनडोरा के नेतृत्व में जनजातियों ने अधिकारियों पर हमला कर दिया। 1922-24 में यह आंदोलन अल्लूरी सीताराम राजू, जो एक क्षत्रिय थे, के नेतृत्व में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ समन्वित भी कर दिया गया। इस समय आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी वाले इस क्षेत्र के प्रमुख जनजातीय समुदाय राजगोंड, कोया, चेंचू और हिल रेड्डी इसमें शामिल हुए। दिवा किशुन सोरेन का झारखंड का सोरेन विद्रोह। सोरेन और दिवा सोरेन ममेरे भाई थे। उनके गुरु का नाम रघुनाथ भुइयां था। पोड़हाट के राजा अभिराम सिंह द्वारा अंग्रेजों की स्वतंत्रता स्वीकार करने के बाद उन्होंने लोगों को पोड़हाट के राजा अभिराम सिंह और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया और 1872 की दिवा किशुन के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ। यह विद्रोह लंबे समय तक चला, लेकिन आखिरकार स्थानीय लोगों ने ब्रिटिश प्रशासन को दिवा किशुन के पहाड़ में छिपे होने की सूचना दी। दिवा किशुन को ब्रिटिश प्रशासन और राजा अभिराम सिंह के सैनिकों ने गिरफ्तार किया और सरायकेला के जेल में फांसी दे दी। पा लोगन सांगमा, मेघालय। ब्रिटिश आधिपत्य के विरुद्ध गारो आक्रमण, जो सन 1872 में दिखता है, इसके पा तोगन सांगमा या तोगन संगमा या पा तोगन निंगमिंजा संगमा एक गारो जनजाति नेता थे। अन्य गारो योद्धाओं के साथ पा तोगन संगमा ने ब्रिटिश अधिकारियों पर उस समय हमला किया जब वे क्षेत्र पर कब्जे के दौरान सो रहे थे। थंगल जनरल मणिपुर युद्ध। सन 1891 में जनरल थंगल, मणिपुर के सेनापति, जिले के नगा जनजाति से संबद्ध थे। वह एंग्लो मणिपुर युद्ध 1891 के सबसे प्रमुख नायकों में से एक थे। उन्होंने 13 अगस्त 1891 को इम्फाल के फेइदा पुंग में फांसी पर लटका दिया गया था। पाओना ब्रजवासी, मणिपुर। 1891 की खोंगजोम की लड़ाई। एंग्लो मणिपुरी युद्ध या खोंगजोम की लड़ाई 1891 में छिड़ गई थी। तमू, जो आज मणिपुर और म्यांमार के बीच की सीमा पर स्थित है, से आगे बढ़ रही ब्रिटिश सेना का विरोध करने का प्रयास करते हुए 700 मणिपुरी सैनिकों को मेजर जनरल पाओना ब्रजवासी, जो एक बहादुर सैनिक के नेतृत्व में थौबल भेजा गया था। मणिपुर राज्य का इतिहासकार इसे भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे भीषण युद्ध बताते हैं। मणिपुर हर साल 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाता है। मातमूर जामो, अरुणाचल प्रदेश। जनजातीय भूमि में ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध 1909 से शुरू हुआ था और जिसके कारण 1911 में एंग्लो अबोर युद्ध हुआ। सियांग नदी के बाएं किनारे पर सुंदर और शांत कोमसिंग गांव बसा है, जो उस समय प्रमुखता से उभरा जब नोएल विलियमसन की माटमूर जामो द्वारा हत्या कर दी गई। जब वह राजा एडवर्ड सप्तम की मृत्यु का संदेश जनजाति प्रमुखों तक पहुंचा रहे थे, उनके अनुयायियों के एक अन्य दल ने 31 मार्च 1911 को पांगी में डॉक्टर गोरगोसन की हत्या कर दी। गुंडाथुर, छत्तीसगढ़। बस्तर में कांगेर वर्ण के धुरवाओं का विद्रोह। सन 1910 में बस्तर में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया गया और थोड़े समय के लिए ही सही जनजातीय शासन पुनः स्थापित हो गया। परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासन द्वारा औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि का आरक्षण निलंबित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र लगभग आधा कर दिया गया। हाइपा जादोनांग, मणिपुर। नागा राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता 1930 के दशक में मणिपुर के रोंगमई नागा नेता, उत्तर पूर्व भारत की प्रमुख स्वदेशी नागा जनजातियों में से एक हाइपा जादोनांग एक आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थे।
उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के चंगुल से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने रिफेन नामक एक सेना की स्थापना शुरू की जिसमें 500 पुरुष और महिलाएं शामिल थीं, जो सैन्य रणनीति, हथियार और टोही मिशन में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। इन गतिविधियों के अलावा रंगरूटों ने खेती जैसे नागरिक मामलों में भी सहायता की थी। उन्हें सन 1931 में औपनिवेशिक शासकों द्वारा गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया गया। कोरापुट विद्रोह 1942। ओडिशा की भूमिया जनजाति से ताल्लुक रखने वाले लक्ष्मण नाइक को कोरापुट और इसके आसपास के क्षेत्र जैसे मलकानगिरी और तेतुलीपाड़ा के लोगों ने जनजातीय नेता के रूप में स्वीकार किया था। जनजातीय लोगों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्होंने सड़क निर्माण, पुल निर्माण और स्कूलों की स्थापना जैसे विकास कार्यों के लिए जनजातीय लोगों को एकजुट किया। उन्होंने ग्रामीणों से कोई कर ना देने को कहा और औपनिवेशिक उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें माटिली का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित भी किया गया था। उन्होंने औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। जनजातीय लोग उन्हें मलकानगिरी का गांधी कहते थे। इस क्षेत्र की बोंडा जनजातियों ने लक्ष्मण नाइक के नेतृत्व में मटीली पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। पुलिस ने गोलीबारी की जिसमें लगभग 7 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। 29 मार्च 1943 को सुबह लक्ष्मण नाइक ने वीरतापूर्वक फांसी की सजा स्वीकार की। राजमोहिनी देवी, मध्य प्रदेश। मांझी जनजाति यानी गोंड समूह से संबंधित यह जनजाति राजमोहिनी देवी का सरगुजा और आसपास के इलाकों में जनजातियों पर काफी प्रभाव था। उन्होंने बापू धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना की थी और 1960 में उनके लगभग 80,000 अनुयायी थे। वह गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित थी। उन्होंने जनजातियों को जागरूक किया और शराब पीने की बुराइयों, अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और महिलाओं की मुक्ति की दिशा में भी काम किया। 1971 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनजातीय आबादी की सबसे बड़ी सघनता वाले भारत के तीसरे सबसे बड़े राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता है। 2 प्रमुख जनजाति समुदाय गोंड और भील इसके मुख्य निवासी हैं। नारायण सिंह का छत्तीसगढ़ आंदोलन। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1856-57 में इन्हें नायक के रूप में जाना जाता है। 1857 का सिपाही विद्रोह केवल भारतीय सैनिकों की गतिविधियों तक ही सीमित नहीं था। इसका एक उदाहरण जनजाति जमींदार नारायण सिंह भी हैं, जिनके पूर्वज सारगढ़ में रहने वाले गोंड जनजाति समूह के थे। अगस्त 1856 में उन्होंने एक व्यापारी द्वारा जमा किए गए अनाज को वितरित करके किसानों को राहत दी और सार्वजनिक लाभ का एक कार्य करके, जिसके लिए उन्हें 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में औपनिवेशिक अधिकारियों के द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डाला गया। ऐसे कई और जनजातीय योद्धा हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों से संबंधित थे और उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी कहानियों को धूल भरे अभिलेखागार और लोक कथाओं से खोदने की जरूरत है। इन कहानियों को हर भारतीयों को बताने और सुनाने की जरूरत है। शायद यही भारत के इन महानतम पुत्र पुत्रियों की सच्ची और सार्थक श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार। ऐसे कई और जनजातीय योद्धा हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों से संबंधित होंगे और उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया होगा। उनकी कहानियों को धूल भरे अभिलेखागारों और पुस्तकालयों से निकालने की ज़रूरत है। लोक कथाओं से उन्हें खोजबीन कर लाने की ज़रूरत है। इन कहानियों को हर उन भारतीयों को बताने और सुनाने की ज़रूरत है। शायद यही भारत के इन महानतम पुत्र पुत्रियों की सच्ची और सार्थक श्रद्धांजलि साबित होगी। धन्यवाद।